कलम ही मेरी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है। फिर भी मैं न किसी से डरता हूँ, सर्वदा सच्चाई ही लिखता हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, चलता फिरता समाचार हूँ। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा। और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है वो एक पत्रकार है, जिन्होंने डायन प्रथा, महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ और इसके साथ ही जो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। जी हाँ, हमारे बीच आज है खोजी पत्रकार आनंद चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जब बचपन में हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो क्या आपका जवाब यही था, पत्रकार? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि मेरा पूरा परिवार जो था वो आर्मी के बैकग्राउंड से आता है। मेरे फादर आर्मी में रहे हैं। मेरे परिवार में करीब 10-12 लोग हैं जो आर्मी में हैं। और हमारा जो ज़िला है वहाँ जब बच्चा युवा होता है तो उसके सपने आर्मी की तरफ ही होते हैं। तो शुरू में जब पिता को देखा या घर में और लोगों को देखा तो ऐसा लगता था कि आर्मी में जाना है। लेकिन जब पढ़ाई के दौरान कुछ चीज़ों से वास्ता हुआ, साहित्य से थोड़ा लगाव हुआ, तब लगा कि एक बार पत्रकारिता करके देखना चाहिए। लेकिन जब पत्रकारिता में आया तब लगा कि आर्मी और पत्रकारिता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक बाहरी दुश्मनों से लड़ता है और एक देश के भीतर जो दुश्मन है उनसे लड़ता है। जी, तो चूंकि आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग के संदर्भ में सीरीज में जो है आपको देश का जो पत्रकारों में प्रतिष्ठित अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया, रामनाथ गोयन का। तो वो उस सीरीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ वो वाकया रहा जिसके संदर्भ में आपको ये इस पुरस्कार से नवाजा गया? देखिए कि एक ऐसा इशू था जो मैं जिसको आज भी अगर सोचता हूँ तो अंदर एक अलग सी सिहरन सी पैदा हो जाती है कि वो जो हालात थे और मैंने उन हालात को एक दिन नहीं पूरे 1.5 साल तक भोगा है। मैं 1.5 साल में उन आदिवासी इलाकों में महीनों महीनों रहा हूँ और हर बार कुछ मुझे एक अलग और एक ऐसा जो व्यथित करने वाला नज़र आया। वहाँ सुनते थे कि आदिवासी इलाकों में बच्चे गुजरात भेजे जाते हैं, उनको ख़रीदा जाता है, उनको बेचा जाता है। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके हालात देखे तब लगा कि हालात तो उससे भी ज़्यादा विकट हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार वहाँ गया और मैंने देखा कि जीपों में ठूस ठूस के बच्चों को 10 से 15 साल के बच्चे बच्चियाँ, और वो बच्चियाँ उनमें से आधी बच्चियाँ तो लौट भी नहीं पाती हैं घर पे, और उनके साथ जितना शोषण होता है उसको जब आँखों से करीब से देखा तो मतलब ये देखिए बहुत व्यथित करने वाला था। और उस स्टोरी के दौरान उसके पीछे जो हमने जो तैयारी की और उस स्टोरी में अलग अलग जो हमें जो रूप धारण करने पड़े वो एक बहुत अलग किस्सा था। आप देखिए कि उदयपुर के कोटड़ा, झाडोल, फलासिया, डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के जो इलाके, बिच्छीवाड़ा और जो उन इलाकों में आप देखिए कि रोज़ करीब 5 से 10 हज़ार बच्चे गुजरात जाते हैं। उनमें से कितने बच्चे लौट के आते हैं ये पता भी नहीं होता है। पहली बार जब मैं उन बच्चों के पास गया तो मैं ऐसे बच्चों से मिला जो गुजरात गए थे लेकिन वो वहाँ से जिंदा ही लौट के नहीं आए। उनके परिजनों से मिला मैं, तो आप देखिए कि न उनकी सुनवाई हुई, न उनके मुकदमे दर्ज किए गए। वो बच्चे वहीं भट्टियों में दफन हो गए। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे वहाँ कारखानों में काम करते हुए मर गए, कुछ बच्चे बीमारी से मर गए, लेकिन उनकी लाशें तक नहीं आई थी। आप देखिए उनके मुकदमे तक दर्ज नहीं हुए थे। इसी दौरान कुछ ऐसे बच्चों से भी मिला जो जिंदा तो लौट के आ गए लेकिन किसी काम के नहीं रहे। किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी के पैर कटे हुए थे, किसी का पूरा शरीर जल गया था। अब उन बच्चे वो गांव में थे लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह थे। उसी दौरान फिर हमने तय किया कि हम खुद बच्चे खरीदेंगे और हम पुलिस को सौंपेंगे। तब हमने मिल मालिक बनकर गए, बाकायदा मिलों के हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए मालिक के। जब दलालों से मिले तब हमें देखकर ये हैरानी हुई कि 5 साल की बच्ची को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया और कहा देखिए ये बच्ची है, इसको आप ले जाइए, 3,000 रुपया आप हमें महीने का दे देना, मैं इसके परिवार को 1,500 रुपये दूंगा, आप इसको ले जाइए, जो चाहिए जो काम करवाइए। ऐसे ऐसे हमारे सामने बच्चे उन्होंने ला के रख दिए। उसी दौरान फिर हमने करीब 4 बार बच्चे खरीदे और 4 बार पुलिस को सौंपे। मामेर पुलिस चौकी में, कोटड़ा पुलिस चौकी में। लेकिन हमने उसमें पुलिस का भी रोल देखा कि पुलिस ने जब भी हमने बच्चे उनको सौंपे
पुलिस ने 1 घंटे के अंदर सब बच्चों को छोड़ दिया, सब जीप ड्राइवरों को छोड़ दिया और उनके माता पिता को बुलाया भी नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चला, किसके जरिए पता चला कि बच्चों को इस तरीके से बेचा जा रहा है या फिर उन्हें वहां पहुंचाया जा रहा है? ये देखिए, वहाँ जो बाल तस्करी का जो मामला है वो बहुत साल से चला आ रहा है और ये राजस्थान में जो भी जर्नलिज्म करता है उसको शायद ये ध्यान में रहता होगा कि वहाँ बाल तस्करी डूंगरपुर, उदयपुर उस इलाके में बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रही है। तो मैंने जब ये आइडिया दिया हमारे संपादक को, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमें काम करना चाहिए। और जब हमने काम शुरू किया और जब हमने जीपों में, मैं खुद जीपों के ऊपर मतलब आप ये देखिए कि जब बहुत सर्दी का दिन था और मतलब आप ये देखिए कि माइनस में टेम्परेचर था, उस समय हम उन बच्चों के साथ जीपों पे सफ़र करते थे और हम खुद बच्चे गुजरात में कैसे जाते हैं वो पूरा हमने हालात देखे हैं। दलाल कैसे बच्चों को ले जाते हैं, किसको सौंपते हैं, हम सब जगह उनसे और मिले। अब आप पुलिस का जब हमारे पास ये जब चेहरा सामने आया कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और माँ बाप तो गरीबी के कारण सौंप ही रहे हैं, आज भी सौंपे जा रहे हैं। आप देखिए, जब ये खबर प्रकाशित हुई, आप देखिए उसके बाद में 1000 बच्चों को पुलिस ने छुड़वाया। अब तक 1000 बच्चे छुड़वाए जा चुके हैं। हमारी खबर छपने के तीसरे या चौथे दिन बाद ही पुलिस ने गुजरात और सूरत में छापा मारकर वहाँ से 134 बच्चों को मुक्त कराया। आप देखिए उसके बाद में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। वहाँ जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनी और पुलिस को भी उन्होंने सावचेत किया। काम तो बहुत हुआ जी, लेकिन यही है कि अभी भी वो काम नाकाफी है, क्योंकि गरीबी जो है जी, वो आदमी से हर काम करवाती है। जी। चूंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग आ गया है, खबरें किसी न किसी के जरिए आप तक पहुंच जाती है, लेकिन आप चूंकि एक खोजी पत्रकार है, खबरें आप तक आए ना आए, आप खबरों तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वो खबर रही है जिसने आपको कहीं ना कहीं ये सुकून पे पहुंचाया कि हाँ चलो, मेरी इस खबर की वजह से किसी की मदद हो पाई? देखिए, ऐसे तो बहुत से मामले थे और खबर का जो सोर्स होता है वो भी हमारे आसपास ही कहीं होता है। हम जब भी देखते हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं, अखबार में 2 लाइन की कोई खबर भी हमारे लिए इतनी बड़ी हो सकती है कि उससे बहुत सारे लोगों को राहत मिल सकती है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आजकल बहुत सारा ज़रिया है। अब मैं एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ कि राजस्थान में जब पिछली सरकार थी जी, तब एक खबर छपी थी अखबार के 7वें 8वें पन्ने पे कि 3 महिलाएं जो जिंदा थी उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। मैंने खबर पढ़ी तो मैंने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 3 महिलाएं, ये तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तब हमने जो पेंशन के आंकड़े थे राजस्थान के, उन आंकड़ों का मैंने मूल्यांकन करना शुरू किया और जब देखा कि राजस्थान में 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आगे डेट लिखा हुआ है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, तो मैंने देखा कि उसी दौरान हमने मृत्यु के आंकड़े देखे कि राजस्थान में 2 लाख मृत्यु तो पूरी राजस्थान में साल भर में पूरी मौत ही नहीं हो रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैंने देखा कि 60 साल से ऊपर जो भी आदमी है उसके आगे डेट लिखा हुआ है। तब हमने भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, इन 5-6 जिलों में जब पड़ताल शुरू की तो हर गांव में हमें 100 से 50 महिलाएं ऐसी मिल गई जो कागजों में जिंदा थी। हमने बाकायदा जाके उनका नाम पुकारा कि ये लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी के कागजों में लिखा हुआ है मौत, लेकिन वो हाथ ऊपर करके कहे हाँ साहब जिंदा हूँ। तो हमने उन सबको एक साथ इकट्ठा किया और सरकार को बताया कि आप जिन्हें कागजों में जिंदा मार चुके, ये देखिए सरकार, ये 1.5 लाख महिलाएं जिंदा हैं और ये पेंशन के लिए आपने इनको कागजों में मार दिया है जी। उसके बाद में सरकार का बहुत बड़ा, आप देखिए कि एक स्तर पे सरकार की जब बदनामी होती है तो सरकार पहला बचाव करती है अपना। तो सरकार की तरफ से खंडन जारी हुए, सरकार की तरफ से हमें भी कहा गया कि ये क्या है, ऐसा कर देते हो, ये कर देते हो, लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा सुकून था कि उसी सरकार ने बाद में 1.5 लाख लोगों को विधानसभा में सवाल के जवाब में कहा कि हमने 1.5 लाख लोग जो जिंदा कागजों में मार दिए गए थे उनकी पेंशन फिर से शुरू किया और उन्हें फिर से जिंदा घोषित किया। जी, चूंकि आपकी हर खबर का प्रभाव देखा है, हमेशा पड़ता है और सरकारी महकमे में हलचल मच जाती है, खबरों का चयन आप कैसे करते हैं? देखिए, खबर का चयन जो है वो बहुत आसान है। अगर आप एक पत्रकार हो और आप समाज के बारे में सोचते हो तो आप खबर सबसे पहले वो खबर सोचेंगे जिसका एक मास बड़े लेवल पे इम्पेक्ट हो रहा हो जी। और नेता का इंटरव्यू है या नेता के आरोप प्रत्यारोप है, उसकी बजाय मैं उस खबर पे काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा जो खबर से ज़्यादा जनता प्रभावित हो रही हो और ज़्यादा जनता को जिससे राहत मिल रही हो। मैं आपको एक खबर का थोड़ा सा जिक्र करूँगा इसमें जी।
कि एक खबर थी हमारी राशन घोटाला, जी। जो जिसमें इम्पैक्ट बहुत बड़े स्तर पे जिसका इम्पैक्ट हुआ था। वो एक छोटी सी लाइन से हमें वो खबर मिली कि रोज़ हम अखबार में पढ़ते थे कि आज यहाँ राशन का गेहूँ बेच दिया, जी। इस डीलर ने आज राशन नहीं दिया लोगों को। ऐसे रोज़ इस तरह की घटनाएं होती थी। तो मैंने एक दिन मंत्री से जाके ऐसे ही पूछ लिया कि साहब आपका राशन का गेहूँ लोगों को बाज़ार में बेचा जा रहा है, आपका राशन का गेहूँ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक दाना खरीद के बता दीजिए राशन का, आपको मान जाऊँगा। तब हमने उसकी तैयारी की और हमने राजस्थान के जो एफसीआई के गोदाम हैं, राजस्थान की आटा मिलें हैं, आटा मिलों के अंदर देखिए राशन का गेहूँ रखा हुआ था। राशन के गेहूँ की एक पहचान होती है, उस पर एक नीला धागा होता है, वही उसकी पहचान होती है। आप देखिए कि वो वहाँ 20-20, 10-10 हज़ार बोरियाँ रखी हुई हैं मिलों में। वो राशन का गेहूँ जो गरीबों को मिलना चाहिए था 2 रुपये किलो, वो आटा मिलें उसको 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो खरीद के बेच रही हैं। तो हमने वहाँ से जब शुरू किया और हमने खरीद शुरू की, जयपुर जब पहुँचे तो हमने एक पूरा ट्रक गेहूँ खरीद चुके थे और वो मंत्री जी के बंगले पे ले जाके खड़ा किया कि ये देखिए, आपने कहा था एक दाना नहीं खरीद सकते, ये पूरा ट्रक है, अब आप इसे संभालिए। आपके नाम से एक ये भी खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें डायन प्रथा का पूरा जिक्र किया गया था, वो क्या था पूरा वाकया और उस तक आप कैसे पहुँच रहे? देखिए, डायन प्रथा राजस्थान में बहुत पुराने समय से है और इसको लेके बहुत मतलब आप ये मानिए कि जब से पत्रकारिता शुरू हुई होगी तब से ही डायन प्रथा समाज में खबरें भी चलती रही होंगी। लेकिन डायन प्रथा को लेके एक मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों, ये जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और महिलाओं को जो डायन बनाया जाता हमेशा, कि वो बंद हो। तो जब तो ये कैसा हो एक आइडिया, तो हमने कहा कि इसके पीछे आखिर इसकी जड़ क्या है। तो इसकी जड़ में जो चीज़ थी वो था एक भोपा। भोपा जिसे हम तांत्रिक कह सकते हैं, भोपा एक जाति भी होती है, लेकिन वहाँ वो भोपा तांत्रिक के तौर पे हुआ है जो लोगों को उनका भविष्य बताता है, जो खुद अनपढ़ है, जो खुद पढ़ला लिखला नाता नहीं है, जो इतना मतलब आप जब उसको देख के आप ये कहोगे कि ये कैसा भोपा है, लेकिन वो महिला को बताता है कि ये डाइन है, ये तुम्हारे घर को नुकसान कर रही है। किसी की बकरी बीमार हो गई, आप ये देखिए, हमने ऐसे ऐसे केस देखे, तो उसको वो कह रहा है कि आपकी बकरी के पीछे तो वो डाइन लगी हुई है। और डाइन कौन होती है समाज में? जो सबसे गरीब महिला है, जो सबसे पीड़ित महिला है, जो विधवा महिला है, जो एकल महिला है, वो इन लोगों के निशाने पे होती है हमेशा। उसकी ज़मीन हड़पनी है, उसको गांव से निकालना है, तो वो बहुत आसान है उसको टारगेट करना। अब आप ये देखिए कि कोई भी डाइन का मामला ऐसा नहीं आएगा जो प्रभावशाली आदमी है, उसकी माँ को, उनकी बीवी को डाइन बना दिया हो। और आदमी कभी भूत नहीं होता, महिला ही डाइन होती है हमेशा, आप देखिए। तो हमने कहा सबसे पहले इन भोपों का स्टिंग ज़रूरी है। तो हमने करीब 50 भोपों का स्टिंग किया। हम बाकायदा 2 बीमार महिलाओं को उनके पास लेके गए, बता के बीमार, वो बीमार नहीं थी, लेकिन भोपों ने उनका हाथ पकड़ते ही कहा कि इसके तो डाइन लगी हुई है। और वो उनके साथ इतना, मतलब आप देखिए कि उनको पीटा हमारे सामने, उन महिलाओं को भोपों ने डाइन निकालने के लिए, भूत निकालने के लिए, उनके बाल पकड़ के खींचे। लेकिन वो इतने मजबूत थी कि हमने जब उनका पूरा जब ये देखा, वो सिर्फ पैसे ऐंठने का साधन था, कुछ नहीं था। उन्होंने उनको बता दिया कि वहाँ डाइन लगी हो, जबकि हम तो जयपुर के, हम कहीं भीलवाड़ा हमारा नाम ही नहीं था। लेकिन जब हमने उनका स्टिंग किया और प्रशासन को ये बताया कि ये देखिए, ये भोपे हैं जो खुद कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये महिला को डाइन घोषित करते हैं, तो प्रशासन ने फिर उन भोपों के खिलाफ कार्रवाई की। और जो डायन प्रताड़ना एक्ट जो बना था, उसमें एक भोपों के खिलाफ भी एक क्लोज डाला गया और ये कहा गया कि कोई अगर किसी महिला पे इस तरह के जो करेगा उसको भी जेल होगी। और उस खबर के बाद में 9 भोपे जेल गए, जिनमें से शायद आज भी कुछ जेल में। अच्छा, ओके। हाँ, उसी दौरान हमने जब समाज में डायन प्रथा जब काम कर रहे थे, तो मेरा जो वास्ता खुद का जो पड़ा है, मैं ये मानता हूँ कि मेरा महिलाओं की खबरों से ज़्यादा पड़ा है, या शायद मेरे अंदर घरेलू या होगा क्या, कुछ भी हो सकता है उसको, लेकिन मैंने महिला अत्याचारों पे ही ज़्यादा काम किया, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो महिला और बच्चे हैं। और आदमी कहीं भी अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन जो महिला और बच्चे हैं, सारे कुप्रथाएं, सारे अत्याचार, सारी चीज़ें उन्हीं पे लागू हैं। तो मैंने उन पे ज़्यादा काम किया। ऐसे ही बंकिया रानी माता मंदिर था, वहाँ जो महिलाओं की दुर्दशा थी, मतलब 200 सीढ़ियों से उनको सर के बाल पकड़ के नीचे लाया जाता था, फिर एक गंदे कुंड में उनको गंदे जूते से चमड़े के पानी पिलाया जाता था, फिर उनकी जो पिटाई होती थी,
मगर आप उस दृश्य को देख लो अगर आप अपनी आंखों से, तो आपको लगेगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। मतलब हिला देने वाला दृश्य था, गुस्सा अंदर से इतना आ रहा था कि ये क्यों इस महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और उनके परिजन उनको लेके आ रहे हैं। देखिए लगभग कितने वक्त से ये चला आ रहा था वहाँ पर? ये तो बहुत साल से चला आ रहा था। मतलब ये बताते हैं कि पिछले 40-50 साल से चल रहा, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा था कि आप इसको घटना चाहिए था, लेकिन वो इतना बढ़ चुका था कि नवरात्रा के वक्त तो शनिवार और रविवार को वहाँ मेला लगता है पूरा, और उन मेलों में भोपे होते हैं। चढ़ाते क्या मंदिर पे? मुर्गा और दारू। वो भोपे मुर्गा खा के मस्त हैं, दारू पी के वो पिटाई करते हैं महिलाओं की। आप देखिए, तो जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद में उन भोपे पे कार्रवाई हुई, और वहाँ से एक बार तो वो भोपे का मंदिर मुक्त हो गया। और उस मंदिर के ट्रस्ट के लोग हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने हमारे संपादक से कहा कि साहब हमने बहुत कोशिश करके देख ली, ये भोपे वहाँ से नहीं गए, लेकिन आपकी एक खबर ने इनको हमारे मंदिर को आज़ाद करा दिया आज। तो क्या आज अब वो जड़ से खत्म हो चुकी है या अभी भी वो बरकरार है वहाँ पर? जो समय तो खत्म हो चुका था वो, जी। उसके करीब 1-1.5 साल तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे सुनने में ये आ रहा है कि वापस कुछ भोपे वहाँ आ गए हैं, और वापस से वो वहाँ वो चीज़ें होने लगी है। अच्छा, ओके सर। जो कि कोरोना काल के दौरान हम सभी ने देखा किस तरीके से इस महामारी ने अपना जो पांव पसारा, लेकिन उस दौरान कोरोना टीकों की बर्बादी को लेकर भी आपका एक स्टिंग रहा, उसके बारे में बताइए। देखिए कि हम जब भी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो सरकार के सीधा हम टारगेट पे आ जाते हैं जी। और ये भी एक ऐसा ही मामला था जिसमें हम सीधा सरकार के टारगेट पे थे, और उस समय के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री शायद उसे पर्सनल ले गए थे जी। और उन्होंने उस खबर को बिना देखे हम पे कुछ टिप्पणियां भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उस खबर का एक फ़ायदा ये हुआ कि राजस्थान जो टीकों की बर्बादी में 6 से लेकर 34% तक बर्बादी थी, वो माइनस में आई। और ये हमारे लिए सुकून भरी बात हो सकती है कि हम जिस समय लोगों को टीका नहीं मिल रहा था। अब उस खबर की शुरुआत कहाँ से होती है कि एक झारखंड और छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट आती है कि वहाँ 30 से 40% के बीच में टीके बर्बाद हो रहे हैं। जब हम सुबह बात कर रहे थे तो हमने कहा बर्बादी तो यहाँ भी होगी, तो हमने तय किया कि हम सेंटर्स का दौरा करते हैं, क्योंकि उस समय सेंटर्स पे कोई जा ही नहीं रहा था। मंत्री जी अपने बंगले में मस्त थे, शीशे लगा के आगे, बिल्कुल कोरोना में बचाव के लिए। उनके अफसर सारे अपने अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि कोरोना हो जाएगा, बाहर तो निकल ही नहीं रहे, कोई जांचने वाला ही नहीं है। उस दौरान हमने तय किया कि हम उन सेंटर्स पे जाएंगे और उन सेंटर्स पे जाके हालात देखेंगे, और हम उनकी अगर वाइल में अगर डोज बाकी है तो हम उनकी फ़ोटो लेके आएंगे, बस ये तय था। लेकिन जब हम सेंटर्स पे गए और हमने वहाँ देखा कि वहाँ तो 10 में से 9 डोज बाकी है और उस वाइल को कचरे में फेंक दिया गया है, तब हमने देखा ये तो बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अगर हम उस फोटो को दिखाएंगे कि ये फ़ोटो है और ये वाइल उन्होंने कचरे में फेंक दिया, तो सरकार नहीं मानेगी। तो हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने उन कचरे में से उस वाइल को बीनना शुरू किया और उनको उठाना शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मियों के ध्यान भटकाकर किसी को पानी लेने भेजा, किसी को कहीं भेजा, और हमने उनको जेबों में भरना शुरू किया। हर सेंटर से हमने 37 सेंटर से जो कचरे में वाइल पड़ी हुई थी, जो लगाई हुई बर्बाद हो चुकी थी, करीब 700 वाइल हमने वहाँ से उठाई जो भरी हुई थी, जिसमें 5 से लेकर 9 डोज तक बाकी थी, जो करीब 5000 लोगों को लगाई जा सकती थी। हमने वो वहाँ से उठाई और वहाँ लाकर हमने सरकार के सामने रखा कि ये देखिए, ये इस तरह से टीके की बर्बादी हो रही है, अगर आप इसे बचा लेते हैं तो राजस्थान के बहुत लोगों का भला होगा। सरकार ने तो माना ही नहीं कि नहीं, हमारे यहाँ तो टीके की बर्बादी हो ही नहीं थी। दूसरे दिन हमने उन वाइल्स के बैच नंबर छापे कि ये बैच नंबर हैं, आप इनकी जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सरकार उसको भी मानने को तैयार नहीं हुई। तीसरे दिन हमने उनको दिखाया, सरकार कह रही हमने गड्ढे में फेंके ही नहीं। तीसरे दिन हमने उनकी आँख खोलने के लिए दिखाया, देखिए गड्ढे में डाले गए हैं, ये जलाए गए हैं। हमने उनके डॉक्टर को गड्ढा खोदते हुए दिखा दिया कि देखिए आपका डॉक्टर इस गड्ढे में से वाइल निकाल रहा है, यहाँ गाड़ी हुई है। तब जाके उनकी आँख खुली। और कोरोना के नाम पे जितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं तो कोरोना के समय ज़्यादातर फील्ड में ही रहा, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का मामला हो, जो 15-15 हज़ार के चाइनीज़ खिलौने जो इन्होंने 1.25 लाख रुपए में ख़रीद लिए थे, एक एक सेंटर पे जाके हमने उसकी पड़ताल की। उस कंपनी के ऑफिस में जाके हमने उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स ले आए निकाल के, जिसमें वो हमको 35,000 रुपये में वो कंसनट्रेटर बेचने को तैयार थे, जो उन्होंने सरकार को 1.5 लाख रुपए में बेचा जी। तो इस तरह के जो मामले हमने जब खोलने शुरू किए एक के बाद एक, तो सरकार के टारगेट पे तो आना ही,
और सरकार कौन चाहेगी कि कोई उनके खिलाफ, तो सरकार तो हमेशा ऐसी होती है। बिल्कुल। सर, चूँकि इस रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा भी होता है कि हमें अपनी पहचान को छुपाकर स्टिंग करना पड़ता है, वेश बदल कर जाना पड़ता है, तो जी, तो ऐसा कोई? एक फ़िल्म आई थी, मैं उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका एक डायलॉग था, कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी बसर कर लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया, ऐसे कुछ था उसका डायलॉग, कि हर बार एक चेहरा, तो नया चेहरा लगा लिया। तो आप देखिए कि जिस भी खबर पे गए हैं, हर बार एक नया चेहरा लेके हम गए। ड्रग्स माफिया का इंटरव्यू करने गए तो हम एक होटल व्यवसायी बनकर गए थे, बाकायदा होटल व्यवसायी का हमारे पास कार्ड था, और हमारा होटल है, उनको विजिटिंग कार्ड हमने होटल का दिया। जब हम जो देसी शराब बनती है, जब उनकी बस्तियों से देसी शराब खरीदने गए, तो हमने एक शराबी का बेस बनाया। हमारी दाढ़ी बढ़ी हुई है, नीचे पजामा पहना हुआ गंदा सा, ऊपर टी शर्ट फटी सी पहनी हुई है, ताकि ये लगे कि शराबी हैं, शराबी लेने आए। जब हम वैक्सीन का ये जब कर रहे थे, तब हमने अपने आप को एक ऐसा बना लिया कि हम सरकार के कोई बहुत बड़े अफसर हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी जाके जब पोर्च में रुकती थी और ड्राइवर आके गेट खोलता था और हम जब नीचे उतर के उसके अंदर जाते थे, तो कोई भी आदमी ये समझ लेगा कि ये तो कोई सरकारी अफसर ही आया है, ताकि कोई सवाल जवाब नहीं हो। ऐसे ही हर खबर में मैंने तो ये देखा है कि मुझे अपना चेहरा कुछ न कुछ नया चेहरा बदलना पड़ा। कभी मैं किसी एनजीओ का प्रतिनिधि बन गया, कभी मैं किसी कॉल सेंटर का कर्मचारी बन गया, कभी कुछ बन गया, ऐसा ही हर बार चलता रहा है। सर, चूँकि आजकल हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से नकारात्मकता बढ़ रही है, लोगों तक जो सच पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दंगे तो जो हमेशा है वो राजनीति का एक इशू है और राजनीति का मुद्दा है। दंगे जब भी होते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं वोटों की फसल उगाने की भी एक वो रहती है कि दंगे होंगे तो हमारी वोटों की एक फसल लहलहाएगी, और जितना बड़ा दंगा होगा उतनी ज़्यादा फसल लहलहाएगी। इसको बारिश की भी ज़रूरत नहीं है, इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ बयानों की ज़रूरत है। तो दंगों के मामले में या जब भी फेक न्यूज़ के मामले में जब रिपोर्टिंग का जो आता है, उसमें देखिए कि आपको रिपोर्टिंग करते हुए अगर आप असल में एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आप पहले खबर से पहले उसकी तैयारी कितनी है आपकी, वो देखा जाएगा। जब भी आप किसी स्टोरी करने निकलते हैं तो उससे पहले आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आप उसका हर चीज़ उसकी पड़ताल कर सकोगे। और अगर आप बिना तैयारी के ऐसे ही गए और लोगों के सामने जाके आपने पूछा कि ये क्या हुआ, और लोग जैसा बोले आपने वैसा लिख दिया आके, तो वो समाज के लिए भी खतरनाक है, पत्रकारिता के लिए खतरनाक है, और आप खुद के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आप पे बार बार ये आरोप लगेगा। अभी मैं कुछ ऐसे स्टिंग का भी हवाला दे सकता हूँ जिनमें लगातार अपराधियों के चेहरे छुपा के स्टिंग किए जा रहे हैं। आप देखिए, आप अपराधी का चेहरा छुपाकर अगर स्टिंग कर रहे हैं तो फिर वो स्टिंग नहीं है, क्योंकि अपराधी को बेनकाब करने के लिए स्टिंग किया जाता है, उसका चेहरा छुपाने के लिए नहीं। और आपको अगर डर है इतना ही तो फिर आपको वो नहीं करना चाहिए। डर के अंदर अगर आप जा रहे हैं, उसमें आप हाथ डाल रहे हैं, तो आप फिर उसको पूरी तरह से उसको बेनकाब कीजिए, तभी एक असली मज़ा है। एक पत्रकार होने के नाते क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अब कुछ गिने चुने पत्रकार रह गए हैं, या पत्रकारिता वेंटिलेटर पर जिंदा है? नहीं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं देश में, पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, और बहुत मेहनत करने वाले लोग भी हैं। और मेरे को इससे थोड़ा सा उम्मीद रहती है पत्रकारिता से हमेशा, कि एक जाएगा नई फसल आएगी, और नई फसल हमसे ज़्यादा जुझारू, हमसे ज़्यादा लड़ाकू आएगी। वो सचिवालय और विधानसभाओं में जाके सिर्फ एसी कमरों में नहीं बैठेगी, वो फील्ड में जाके मज़दूरों और गरीबों और किसानों के बीच में काम करेगी, और वो उनके मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, बच्चों के मुद्दे निकाल के लाएगी। और मुझे बहुत उम्मीद है, मैं जब भी पत्रकारिता के बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे उनके सवाल सुन के, उनकी बातचीत सुन के हमेशा लगता है कि उम्मीद और नई चीज़ जो है वो हमेशा आएगा, नयापन हमेशा आता रहेगा। क्योंकि पुरातन पंथी जो पत्रकार थे वो आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि पत्रकारिता ख़त्म हो गई है, पत्रकारिता कहीं है ही नहीं, पत्रकारिता में ऐसे लोग आ गए। फिर देखिए आप, ये क्यों चीज़ें निकल के आती हैं। अगर ऐसे लोग नहीं रहे, फिर भी आते हैं ना, सरकार और अफसरों के नाक में नकेल डाल के आज भी पत्रकारिता की जा रही है ना, तो वो लोग कौन है? इसी समाज की उम्मीद ही तो है। जी बिल्कुल। सर, चूँकि एक पत्रकार जो होता है वो पूरे दिन खबरों से जूझता रहता है,
उसका निजी ज़िंदगी पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है? ये बहुत वैसा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये अगर मेरी वाइफ अगर इसको बताती तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बताती, क्योंकि पत्रकार की मैंने मानना है कि मैं जब खबरों पे निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख मेरे घर वालों को होता है। और मैंने कुछ चीज़ें तो उनको जानबूझ के बताता भी नहीं हूँ कि फील्ड में हमारे साथ क्या हुआ। कई बार क्या होता है, फील्ड में ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपकी जान को भी खतरा बन जाता है, लेकिन हमने आके घर पे बताते नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर पे बताऊँगा तो अगली जब खबर पे जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो घर वालों ने तो हमेशा सफ़र किया ही है, और घर वाले ज़्यादा सफ़र करते हैं, और पत्रकार की इसीलिए कहा जाता है कि उसकी कोई सामाजिक लाइफ नहीं है। जी जी बिल्कुल। एक पत्रकार होने के नाते किस तरीके से आप सोचते हैं कि मैं कैसे सकारात्मकता लाऊं अपनी खबरों के ज़रिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खबरें जो समाज के अंदर जो चीज़ें घट रही है और समाज के अंदर जो विद्रूपताएं हैं, उनको आप किस रूप में सामने ला रहे हैं, ये हमेशा आपका तय करता है कि आप किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। और मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि सामाजिक जो बिखराव है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको अगर आप एक अलग अंदाज में, एक फील्ड रिपोर्टिंग के ज़रिए, एक बढ़िया तस्वीरों के ज़रिए, बढ़िया कहानी के ज़रिए अगर आप लोगों को सामने ले जाओगे तो लोगों के अंदर एक बदलाव लाती है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको कि मुहिम बन जाती है खबरें। कई बार हमने गड्ढों को लेके, सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं उनको लेके एक अभियान चलाया था, सर्जन से समाधान। वो अभियान ये था कि जहाँ भी गड्ढे थे वहाँ हमने कुछ आर्टिस्ट बुला के और वहाँ कुछ पेंटिंग बनवाई, राक्षस का चेहरा बना दिया, तो गड्ढा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो लोगों में एक हुजूम उमड़ पड़ा देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है। तो लोगों ने देखा कि ये देखो गड्ढे के अंदर इन्होंने कुछ बना दिया, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। दूसरे दिन जब अखबार में खबर छपी तो अफसर सुबह पहले, जब वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले उस गड्ढे को ठीक कर दिया गया। अच्छा। हमने किसी गड्ढे में कार डाल दी, पुरानी कार, हमने दिखाया उनको। दूसरे दिन हम पहुँचे तब तक बिल्कुल गड्ढा साफ हो गया। आप देखिए कि खबरें, जब आप खबरें नए नज़रिए से करेंगे, खबरें पूरी ताकत के साथ करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, तो खबरें बदलाव लाएंगी। जी बिल्कुल। चूँकि आपने कहा कि साहित्य से आपका एक लगाव रहा है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा साहित्य कौन सा है आपका? जो प्रोग्रेसिव जितनी भी किताबें हैं, प्रगतिशील जो साहित्यकार जो भी जितने भी हैं, शुरू में तो मैंने प्रेमचंद को ही पढ़ना शुरू किया था। प्रेमचंद को जब पढ़ा तो लगा कि समाज में, एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र में प्रेमचंद ने जितना लिखा है, गोदान, गबन और अपनी कहानियों के ज़रिए कफन, उसके बाद में देश विदेश के जो अच्छे कहानीकार थे, अच्छे उपन्यासकार थे, महाश्वेता देवी है, और इन लोगों को पढ़ा, निर्मल वर्मा, रात का रिपोर्टर, और फिर धीरे धीरे ऐसी रुचि बनती गई कि जब भी नई किताब आती है तो उसको पढ़ने की एक ललक रहती है। तो हमेशा यही रहता है कि धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। और जब यहाँ आया था जयपुर, तब कुछ साहित्यकार मित्रों से ऐसा संपर्क हुआ कि वो आज दिन तक बना हुआ है, और जब भी कोई नई किताब आती है तो वो मिल जाती है। जी बिल्कुल। एक पत्रकार होने के नाते चूँकि आप कई सारी चुनौतियों का सामना भी करते हैं, एक डकैती वाला जो किस्सा है वो भी जानना चाहूँगी, आप बताएं। मुझे देखिए, सही मायने में अगर आपको बताऊं तो डकैतों से डर नहीं लगा कभी भी। मुझे डकैतों से ज़्यादा डर, जो हमारे समाज के जो डकैत हैं उनसे ज़्यादा डर लगता है। वो कई तरह के लोग हैं, भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, राजनीतिक माफिया हैं। ये जो लोग हैं ये ज़्यादा खतरनाक है उनसे। मैं उस स्टोरी पे भी आता हूँ। वो एक्चुअल में क्या था कि एक दिन मीटिंग में बैठे थे सुबह, तो तय हुआ कि एक खबर थी छोटी सी कि एक डकैत ने एक आगरा के एक व्यवसायी के बच्चे का अपहरण कर लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा, यार ये कैसा मामला हो रहा है कि देखो चंबल में अभी भी डकैत जिंदा हैं ये। तो बोला कि इनसे मिल सकते हो क्या? हमने कहा मिल लेंगे, हमने बोल दिया अखबार में मिल लेंगे। बोला तो मिलो। हम निकल लिए साहब यहाँ से, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि ऐसे किससे मिले और कहाँ हमको डकैत मिलेंगे, चंबल में कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। शुरुआत के दिन किसी कांस्टेबल को साथ लिया, उसने दिखाया, तो डकैतों को उनकी सूचना मिल गई। उन्होंने जिसके घर पे गए उसको धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि ये कांस्टेबल तुम्हारे घर क्यों आया है।